बच्चों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा की एक कविता घर की याद के प्रश्न उत्तर को पढ़ने जा रही हैं। पहला प्रश्न, भावनी प्रसाद मिश्र ने यह कविता कहाँ और क्यों लिखी? इसका उत्तर है जेल से परिवार के लिए। कारण है, कवि ने सन 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में रहते हुए घर की याद कविता लिखी। जेल में रहते हुए उन्हें अपने परिवार और घर की बहुत याद आती थी। अगला प्रश्न, लगातार बरसता पानी कवि के मन की किस भावना का परिचायक है? उत्तर, चिंता और बेचैनी। कारण, लगातार होती वर्षा कवि के मन में घर और परिवार की याद को और गहरा करती है। वह अपने परिवार से दूर है, इसीलिए उसका मन चिंता और बेचैनी से भर जाता है। कविता में माँ की कैसी छवि उभरती है? उत्तर, स्नेहीमयी और दृढ़। कवि की माँ अधिक पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वह बहुत स्नेहमयी है, यानी बहुत प्यार करने वाली है। वह पिता को दुखी देखकर उन्हें समझाती है और धैर्य रखने के लिए भी कहती है, इसीलिए वह प्रेमपूर्ण होने के साथ साथ दृढ़ भी है। आगे, वस्त्र भुज नवनीत साउर पंक्ति के माध्यम से पिता के व्यक्तित्व की को कैसी छवि प्रस्तुत की गई है? उत्तर है, दृढ़ और संवेदनशील। वस्त्रभुज से पिता की मजबूती और दृढ़ता का पता चलता है, जबकि नवनीत साउर से उनके कोमल और संवेदनशील हृदय का पता चलता है। वे बाहर से दृढ़ हैं और भीतर से कोमल। एक पत्ता टूट जाए, बस की धारा फूट जाए पंक्ति किस ओर संकेत करती है? उत्तर है, पिता की भावुकता की ओर। कवि अपने पिता को विशाल वृक्ष के समान मानता है। छोटी सी चोट लगने पर भी उनके भीतर का प्रेम बाहर आ जाता है। इससे पता चलता है कि पिता बहुत भावुक और कोमल हृदय हैं। अगला प्रश्न, बहिन आई बाप के घर, हाथ रे परिताप के घर पंक्ति में परिताप शब्द से क्या संकेत मिलता है? उत्तर है, घर में दुख का वातावरण। परिताप का अर्थ दुख या पीड़ा है। कवि घर में होते हुए भी कवि घर में होते हुए भी उससे दूर है, इसीलिए बहन के आने की खुशी में शामिल नहीं हो पाता। इसीलिए उसे वहीं घर का दुख कारण लगता है। अगला प्रश्न, और कहना मस्त हूं मैं पंक्ति में कवि का ऐसा कहना किस बात की ओर संकेत करता है? उत्तर, अपने दुख को परिजनों से छिपाना चाहता है। यानी कवि वास्तव में दुखी है, लेकिन वह अपने परिवार को चिंता में नहीं डालना चाहता, इसीलिए वह कहता है कि मैं मस्त हूं, यानी वह अपना दुख को छिपाना चाहता है। अगला प्रश्न, इस कविता में किस बात को प्रमुखता से वर्णित किया गया है? उत्तर, घर की याद और अकेलापन की पीड़ा। पूरी कविता में कवि जेल में रहकर अपने घर और परिवार को याद करता है। उसे माता पिता, भाई बहन और घर का वातावरण याद आता है। परिवार से दूर दूर रहने के कारण उसके मन में अकेलापन और वियोग की पीड़ा उत्पन्न होती है। यही कविता का मुख्य भाव है। अगला प्रश्न, कविता में वर्णित पिता के व्यक्तित्व की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिनसे उनका बहुआयामी रूप सामने आता है। उत्तर है, कविता में पिता का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और बहुआयामी दिखाई देता है। शारीरिक रूप से बहुत मजबूत, साहसी और पराक्रमी है। कवि कहता है कि वज्रभूत नवनीत साउर अर्थात उनकी बाहें वर्षा के समान मजबूत है, लेकिन इनका हृदय मक्खन से के समान कोमल है। वे मृद और शेर से भी नहीं डरते। पिता अनुशासन प्रिय और परिश्रमी भी हैं। वे गीता का पाठ करती हैं, दंड लगाती हैं और मुग्धर से व्यायाम करती हैं। इसके साथ ही वे अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं। कवि की याद में वे भावुक होकर रो पड़ती हैं। इसी प्रकार पिता एक और मजबूत, साहसी और कर्मठ हैं, तो दूसरी ओर कोमल हृदय, स्नेही और संवेदनशील भी है। अगला प्रश्न, दुख ईटकर झेलता हूं यह कथन मनुष्य के संघर्षशील स्वभाव को उजागर करता है। कविता के आधार पर बताइए कि किन कठिन परिस्थितियों में कवि किस प्रकार धैर्य, साहस और त्याग का परिचय देता है। उत्तर है, कवि कठिन परिस्थितियों में होने के बावजूद अपने दुख को ईटकर सहन करता है। वह घर और परिवार से बहुत दूर है तथा कारावास में रह रहा है।
उसे अपने माता-पिता, भाई-बहन और घर की बहुत याद आती है, फिर भी वह अपने परिवार को अपनी वास्तविक पीड़ा नहीं बताना चाहता। कवि कहता है कि घरवालों से कहना कि मैं मस्त हूँ, काम करता हूँ, खेलता हूँ और स्वस्थ हूँ। वह अपने दुख को छिपाकर परिवार को चिंता से बचाना चाहता है। इससे उसके धैर्य, साहस और त्याग का परिचय मिलता है। कवि खुद दुख सह लेता है, लेकिन अपने कारण परिवार को दुखी नहीं करना चाहता। यही उसके त्याग और संघर्षशील स्वभाव को स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न, कविता में बार बार वर्षा का वर्णन कवि के भावों को किस प्रकार व्यक्त करता है? उत्तर है, कविता में वर्षा का वर्णन कवि के मन की उदासी, बेचैनी और घर की याद को व्यक्त करता है। लगातार गिरता हुआ पानी कवि को अपने घर और परिवार की याद दिलाता है। वर्षा की बूंदों को देखकर उसे अपने घर का वातावरण, माँ, पिताजी, भाई बहन और बचपन की अनेक बातें याद आने लगती हैं। बाहर वर्षा हो रही है तो कवि के मन में भी यादों और भावनाओं की धारा बहने लगती है। कविता के अंत में कवि सावन से प्रार्थना करता है कि तुम बरस लो, वे ना बरसे, पांचवे को वे ना तरसे। यहाँ वर्षा और आंसुओं के बीच संबंध स्थापित किया गया है। कवि चाहता है कि सावन तो बहुत खूब बरसे, लेकिन उसके परिवार के लोग उसकी याद में आंसू न बहाए। इस प्रकार वर्षा कवि के विरह, प्रेम, स्मृति, बेचैनी को व्यक्त करने का माध्यम बन जाती है। अगला प्रश्न, कविता से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए और भाव स्पष्ट कीजिए जिनमें माँ की भावनात्मक मजबूती का परिचय मिलता है। उत्तर है कि माँ की भावनात्मक मजबूती इन पंक्तियों से स्पष्ट होती है। और माँ से कहा होगा दुख कितना बड़ा होगा, आंख में किंतु पानी, वह अच्छा है भवानी। यानी माँ सव्य भी अपने बेटे को बहुत याद करती होगी, लेकिन जब वह पिता को दुखी देखती है तो उन्हें समझाती है कि वे इतना दुख ना करें। वह कहती है कि बेटे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वह जहाँ है वहाँ अच्छा होगा। माँ अपने सव्य के दुख को पीछे रखकर पिता को संतावना देती है और परिवार को संभालती है। इससे उसकी भावनात्मक मजबूती और धैर्य का परिचय मिलता है। अगला प्रश्न, कविता का कौन सा अंश आपको सबसे अधिक भावनात्मक और प्रभावशाली लगता है और क्यों? उत्तर है कि मुझे कविता का यह अंश सबसे अधिक भावनात्मक और प्रभावशाली लगता है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांचवे को वे ना तरसे। यह अंश इसलिए बहुत भावुक करता है क्योंकि कवि सव्य अपने घर और परिवार की याद में दुखी है, फिर भी वह अपने परिवार के दुख की चिंता कर रहा है। वह सावन से कहता है कि तुम तो बरसो, लेकिन मेरे परिवार की आंखों से आंसू न बहें। इन पंक्तियों में कवि का परिचय इन पंक्तियों में कवि का परिवार के प्रति गहरा प्रेम, अपनापन और त्याग बहुत सुंदर ढंग से प्रकट होता है। यही कारण है कि यह अंश कविता के सबसे मार्मिक अंशों में से एक लगता है। आगे विचारों से संवाद, कविता में चित्रित घर एक भौगोलिक स्थान से बढ़कर भावनाओं और संबंधों के केंद्र के रूप में चित्रित हुआ है। वर्तमान में एकल परिवार से बढ़ते चलन के संदर्भ में संयुक्त परिवार और एकल परिवार की तुलना कीजिए। संयुक्त परिवार यानी जिसमें दादा दादी, माँ 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 बहन ये सब एक साथ मिलकर रहती हैं, और एकल परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं। तो उत्तर है इसमें, कविता में घर केवल रहने की जगह नहीं बल्कि वह प्रेम, अपनापन, सुरक्षा और पारिवारिक संबंध का केंद्र है। कवि के घर में माता पिता, भाई बहन भी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए घर से दूर रहने पर कवि को बहुत अकेलापन और दुख महसूस होता है। अब इनके बीच के अंतर को जानिए। संयुक्त परिवार, सुख दुख बांटने वाले लोग जिसमें ज्यादा होते हैं। मुझे संयुक्त परिवार में अपनी प्रेम, सहयोग और साथ रहने की भावना पसंद है, लेकिन कभी-कभी ज़्यादा या अधिक सदस्यों के कारण मतभेद, निजी स्वतंत्रता की कमी और निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। दूसरी तरफ एकल परिवार, माता-पिता और बच्चे साथ रहते हैं। परिवार छोटा होने के कारण निर्णय या फैसले लेना आसान होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का अधिक अवसर मिलता है, लेकिन परिवार के सदस्य कम होने के कारण कभी-कभी अकेलापन और सहयोग की कमी महसूस हो सकती है। मेरे विचार से दोनों परिवारों की अपनी विशेषताएं हैं। परिवार का आकार चाहे जैसा हो, उनमें प्रेम, सम्मान, सहयोग और अपनापन होना सबसे आवश्यक है।
अगला प्रश्न, कविता में बार बार पानी गिरने का वर्णन है। लगातार बारिश होते रहे तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है? इसका उत्तर यहाँ है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में अधिक पानी भर जाने से फसल खराब हो सकती है। कच्चे मकान गिर सकते हैं। सड़कों और रास्ते खराब हो सकते हैं। पशुओं के लिए चारे की समस्या हो सकती है। बाढ़ आने पर लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भरने से यातायात रुक सकता है। नालियां भर जाने से गंदा पानी सड़कों और घरों में प्रवेश कर सकता है। बिजली की समस्या उत्पन्न हो सकती है और मकानों में को भी नुकसान पहुंच सकता है। लगातार जल भराव से गंदगी और बीमारी का खतरा भी बढ़ सकता है। अगला प्रश्न, कविता में सावन के बादल का प्रयोग एक संचार माध्यम के रूप में किया गया है, जिसके द्वारा कवि अपने परिवार तक संदेश भेज रहा है। कविता में संचार के नए पुराने माध्यमों के अंतर बताते हुए चर्चा कीजिए और लिखिए। उत्तर है, पहले समय में लोगों के बीच संदेश पहुंचाने के लिए पत्र, संदेशवाहक, कबूतर और तार जैसे माध्यमों का प्रयोग किया जाता था। पत्र के माध्यम से संदेश पहुंचाने में कई दिन लग सकते थे। दूर रहने वाले व्यक्ति से संपर्क करना आज संचार के अनेक आधुनिक माध्यम उपलब्ध हैं। दूरभाष, चल दूरभाष संदेश, अंतरजाल और वीडियो बातचीत के माध्यम से हम कुछ ही पल में दूर बैठे व्यक्तियों से संपर्क कर सकती हैं। अब दोनों में अंतर सुनिए, पुराने माध्यम और नए माध्यम। पुराने माध्यम है, पत्र भेजने में समय लगता था, उत्तर मिलने में कई दिन लग सकते थे, दूर बैठे व्यक्ति के संपर्क कठिन था, पत्रों को संभाल कर रखना पड़ता था। नए माध्यम, संदेश तुरंत पहुंच जाता है, तुरंत उत्तर मिलता है, दुनिया के किसी भी स्थान से संपर्क किया जा सकता है, संदेश को आसानी से भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी पुराने पत्रों का अपना विशेष महत्व था, क्योंकि उनमें व्यक्ति की भावनाएं और अपनापन सीधे उनके अपने शब्दों में दिखाई देते थे। अगला प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र ने यह कविता स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कारावास में लिखी थी। अपने शिक्षक और पुस्तकालय की सहायता से भारत का स्वतंत्र संग्राम विषय पर लेख लिखिए। उत्तर है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। भारत का स्वतंत्रता संग्राम हमारे देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। भारत लंबे समय तक अंग्रेजी शासन के अधीन रहा। अंग्रेजी शासन के कारण भारतीयों ने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देश के लोगों में धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना मजबूत होती गई। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अनेक आंदोलन चलाए गए। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर जाने के लिए बाध्य करना था। इस आंदोलन में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया और उन्हें जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। भवानी प्रसाद मिश्र ने भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्हें कारावास की सजा मिली। स्वतंत्रता संग्राम में केवल प्रसिद्ध नेताओं ने ही नहीं, बल्कि किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों, महिलाओं और सामान्य नागरिकों ने भी अपना योगदान दिया। अनेक लोगों ने अपने जीवन और सुख का त्याग करके देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। यह स्वतंत्रता हमें अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और संघर्ष से प्राप्त हुई। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद रखना चाहिए और देश की एकता और स्वतंत्रता सम्मान की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न, कल्पना कीजिए कि कवि की मां को पत्र लिखना आता है। कविता में वर्णित उनकी छवि और अनुमान के आधार पर लिखिए कि वे कवि के लिए पत्र में क्या क्या लिखती हैं। उत्तर है, प्रिय भवानी, तुम जहां भी हो आशा करती हूं कि स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तुम्हारी बहुत याद आती है। घर में सब तुम्हें याद करते हैं। तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, लेकिन तुम उनकी चिंता मत करना। बरसात का मौसम आया है। बरसात होते ही तुम्हारी बहुत सारी पुरानी बातें याद आती हैं। तुम्हें तो बरसात बहुत पसंद थी। तुम्हें याद है कि तुम बारिश में घूमते थे और बाड़े में लौकी के बीज लगाया करते थे। तुम अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना और समय पर भोजन खाना।
तुम्हें घर की चिंता करने की आवश्यक नहीं, हम सब ठीक है। तुम अपने कार्य और देश के काम में मन लगाना। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। हमें पूरा विश्वास है कि तुम अपना कर्तव्य पूरा करके एक दिन हमारे पास वापस आओगे। तुम्हारी माँ। अगला प्रश्न, कविता में माँ और पिताजी के बीच कवि के विषय में होने वाली बातचीत का वर्णन, उनकी इस बातचीत को संवाद लेखन के रूप में प्रस्तुत कीजिए। ये उनके बीच कुछ बातचीत है। पिताजी कहते हैं, भवानी की बहुत याद आ रही है, पता नहीं वह कहाँ किस हाल में होगा। माँ कहती है, आप इतना दुखी मत होइए, वह जहाँ होगा ठीक ही होगा। पिताजी फिर कहती हैं, लेकिन वह हमारा पांचवा बेटा है, उसकी बहुत याद आती है। माँ इस पर जवाब देती है कि मैं भी उसे बहुत याद करती हूँ, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। पिताजी आगे कहती हैं, पता नहीं वह समय पर भोजन करता भी होगा या नहीं। माँ कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, वह समझदार है और अपना ध्यान रखता होगा। इसी तरीके से ये पूरा संवाद है। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर। इस कविता में कवि ने सावन के बादल को संदेश वाहक बनाया है। अगर आपको किसी प्राकृतिक आपदान के माध्यम से अपने घर, मित्रों या किसी संबंधित व्यक्ति को कोई संदेश भेजना हो, तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? उत्तर है कि मैं बादल को संदेशवाहक बनाना चाहूंगा, क्योंकि बादल हमारे चारों तरफ घूमते हैं। वे पहाड़ों, मैदानों, गांवों और शहरों से होकर गुजरते हैं, इसीलिए वे दूर दूर तक संदेश पहुंचा सकती हैं। मैं बादल से कहूंगा, मैं आप सभी को बहुत याद करता हूं, आप मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूं और शीघ्र ही आपसे मिलने आऊंगा। या मैं हवा को भी चुन सकता हूं, क्योंकि वह स्वतंत्र, गतिशील और हर जगह मौजूद रहती है। वह संदेश को शीघ्रता से पहुंचाकर सबको खुश कर सकती है। तो ये कुछ प्रश्न थे इस कविता के। यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।